हेलो दोस्तों, आज हम लोग याद करने वाले आर्थिक शब्दावली इकोनॉमिक्स में बॉस। ठीक है, देखते हैं फटाफट। तो पहला शब्द हमारा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है भाई? मुद्रास्फीति को अपने सामान्य भाषा में महंगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस महंगाई। यानी कि जब वस्तु और सेवाओं की सामान्य कीमत बढ़ जाती है तो उस परिस्थिति को क्या कहा जाएगा? मुद्रास्फीति। यानी महंगाई बढ़ जाती है, उसी को कहा जाएगा मुद्रास्फीति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देख लेते हैं अगला। मुद्रास्फीति जो है वो मुद्रास्फीति आता क्यों है? मुद्रास्फीति 3 कारणों से हो सकता है। कौन कौन? जब वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाए। ठीक है, मांग अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सामान महंगा हो जाएगा। या फिर कहें तो निर्माण लागत अगर बढ़ जाए। ठीक है, जो बना रहे सामान, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, सामान बना रहे उसकी महंगाई बढ़ जाए, तब भी मुद्रास्फीति हो जाएगी। उसके बाद अधिक नोट छपाई। ज़्यादा नोट छापने से भी महंगाई बढ़ सकती है। क्या बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार ज़्यादा नोट भी नहीं छापती है महंगाई कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो 3 कारणों से महंगाई बढ़ती है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मुद्रास्फीति। फिर क्या लिखा हुआ? अवस्फीति। अवस्फीति इसका उल्टा हो गया। उसमें बढ़ रहा था मुद्रास्फीति में, और अवस्फीति में क्या होता है? यानी कि दाम घटता है। वस्तु और सेवाओं के जो दाम है वो घट जाती है, उसे कहा जाता है अवस्फीति। ठीक है। संस्फीति क्या होता है बॉस? अवस्फीति को दूर करने के लिए संस्फीति लाया जाता है। अवस्फीति दूर करने के लिए कैसे आएगा? करने का मतलब कोई भी सामान अगर सस्ता है, ठीक है, वस्तु और सेवाओं सस्ता है, तो सस्ता भी नुकसान है एक तरह से, है कि नहीं? सस्ता भी नुकसान है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जानबूझकर क्या करना पड़ेगा? कीमत बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? सस्ता है, जानबूझकर कीमत बढ़ाने को ही बोलेंगे संस्फीति, रिफ्लेशन। कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद है विस्फीति। विस्फीति क्या होता है बॉस? डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? जब मुद्रास्फीति हो, ठीक है, यानी कि महंगाई हो। अब यहाँ पर जब महंगाई हो और उसको हम जानबूझकर वो महंगाई को हम कम कर दे रहे हैं, यानी कि घटा दे रहे हैं जानबूझकर, तो उसे कहा जाता है विस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं घट रहा है, ठीक है, नेचुरल तरीके से नहीं घट रहा है, जानबूझ के घटा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है मंदीगत मुद्रास्फीति, या फिर निस्यंदन, या फिर गतिहीन मुद्रास्फीति, इंग्लिश में स्टैगफ्लेशन। ये क्या होता है? जब महंगाई और मंदी दोनों साथ साथ चल रहा हो, महंगा भी है और मंदी भी है, उस स्टेज को कहा जाएगा स्टेजफ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट भाषा में कि इन्फ्लेशन है भाई। इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए क्या लाया जाता है? डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए डिसइन्फ्लेशन लाया जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है? डिफ्लेशन। क्या होता है? डिफ्लेशन। ठीक है, अब डिफ्लेशन को दूर करने के लिए क्या लाया जाता है? तो डिफ्लेशन को दूर करने के लिए रिफ्लेशन लाया जाता है। ठीक है, चलो, आपको इंग्लिश वर्ड ही याद करना है, ठीक है, हिंदी वाला याद नहीं करना है। इसके बाद देख लेते हैं डिवैल्यूशन क्या होता है। डिवैल्यूशन का मतलब होता है अवमूल्यन, यानी कि अपने ही देश की मुद्रा विदेशों के सामने में कम कर लेना, वैल्यू गिरा लेना, उसको कहा जाता है डिवैल्यूशन। बिल्कुल इजी है। विमुद्रीकरण क्या होता है? डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, है ना, नोटबंदी, यानी कि पुराना नोट को बंद करके नई मुद्रा चला देना। लोरेंज वक्र क्या होता है? लोरेंज वक्र हो गया कि लोरेंज वक्र क्या होता है कि आय और जनसंख्या जो बंटवारा है उनके बीच जो ग्राफिकल दिखा रहा है, उसी को कहा जाता है लोरेंज वक्र। वही बात है कि आय संपत्ति के वितरण का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। किसके बीच बांटता है? आबादी में। ठीक है, यानी कि लोगों की जनसंख्या में बांट दिया जा रहा है आय को। किस हिसाब से बांटा गया है उसके ग्राफिकल एज को बोला जाता है लोरेंज वक्र। गिनी गुणांक क्या होता है? बस जो उधर वही चीज़ था, सेम टू सेम जो इसमें बढ़ रहे थे ना,
लॉरेंज वक्र सेम टू सेम गिनी गुणांक में है, लेकिन गिनी गुणांक में वर्ड यहाँ पर गिनी, गिनने की बात है। गिनी यानी गिननी, गिननी, और गुणांक यानी कि गुना, गिननी, गुना, गिनना, गुनना। गिनना गुना का मतलब क्या पता है? गिनना गुना का मतलब हो गया एक संख्याकी की बात कर रहा है, यानी इसमें ग्राफ नहीं रहेगा, इसमें संख्याकी रहेगा। यानी ग्राफिकल माप को बोला जाएगा किसके बीच? आय और ये आय संपत्ति में विषमता, लोगों के बीच, जनसंख्याओं के बीच आय के वितरण को बोला जाएगा। यहाँ पर जो बांटा जाता है और बांटा जा रहा है उसको संख्यात्मक मान को बोला जाएगा गिनी गुणांक। ठीक है, गिनी गुणांक। फिलिप्स वक्र क्या होता है? फिलिप्स वक्र होता है जब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों, ठीक है, की दरों के बीच संबंध जो बता दे उसको बोला जाता है फिलिप्स वक्र। ठीक है, तो उसको याद कैसे करेंगे? फिलिप्स, एक वर्ड है यहाँ पर फिलिप्स। फिलिप्स कंपनी का बल्ब आपने देखा होगा। ठीक है, तो आज के डेट में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो आज के डेट में बेरोजगार हैं या कुछ भी है, तब भी लोग सबके घरों में क्या मिलेगी? एक महंगा वाला बल्ब, यानी कि फिलिप्स कंपनी, सूर्य कंपनी का बल्ब मिलेगा, एलईडी मिलेगा, फिलिप्स का एलईडी मिल जाएगा। यानी मुद्रास्फीति वाला चीज़ है ये सब क्या है? मुद्रास्फीति वाला चीज़ है। साला 100 रुपये का एक बल्ब आता है, पहले 10 रुपये में काम हो जाता था। हर लोग बेरोजगार भी हैं तब भी ये चीज़ लगा रहे हैं। यानी कि बेरोजगार और मुद्रास्फीति दरों के बीच संबंध फिलिप्स वाला बताएगा। ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? विनिवेश। विनिवेश हो गया सरकार क्या करती है? अपनी संपत्ति किसी आदमी को, ठीक है, सौंप देती है, किसी कंपनी को सौंप देती है, लेकिन पूरी तरह से अपना जो है ना स्वामित्व तो नहीं खोती है। उसे कहा जाता है डिस इन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। निजीकरण क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। इसमें सरकार जो है अपनी स्वामित्व वाले व्यवसाय संपत्ति को निजी स्वामी के हाथों में दे दिया जाता है पूरी तरह से जब बेच देता है सरकार, उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दे देता है। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण का होता गया लिबरलाइजेशन। यानी कि सरकार क्या करती है? अपनी तरफ से छूट देने की कोशिश करती है कंपनियों को कि छूट ले लीजिए मेरे तरफ से और आके व्यवसाय कीजिए। यानी वही लिखा है किसी क्षेत्र में सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण, जो सरकार नियंत्रण लगा रखे कि लाइसेंस लेंगे, टैक्स लेंगे, सब फ्री कर देती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को कम कर देगी या फ्री कर देगी? कम कर देगी। तो उस कंपनी को क्या मिलेगा? एक तरह से कंपनी की तरफ से उदारीकरण, उदार मिलेगा कि वाह सरकार कितना उदारवादी आदमी यार, सब कम करके रख दिया। ठीक है, उसी को ऊपर ले जाएगा उदारीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लोग गलत करते हैं, इसलिए बढ़िया से याद रखना है। लोग समझते हैं वैश्वीकरण में क्या होता है कि बिजनेस नहीं बॉस, बिजनेस यहाँ खाली सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, सब चीज़ की बात है। किस चीज़ का बात है? कि देश भर की अर्थव्यवस्था, चाहे समाज या संस्कृति हो सकता है, राजनीतिक प्रणाली हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे से जब जुड़ जाए, एक हो जाए, उसी को कहा जाता है वैश्वीकरण। क्या क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं कि समाज, संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था, ठीक है, चारों चीज़ अगर मिल जाए उसी को कहा जाता है वैश्वीकरण। लोग खाली क्या करता है? अर्थव्यवस्था मार के निकल जाता है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, राजनीतिक भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। राशि पतन, डंपिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मौद्रिक नीति बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, देख लो, फटाफट देख लेते हैं। मौद्रिक नीति सबसे पहले रेगुलेट कौन करता है? मौद्रिक नीति है क्या और रेगुलेट कौन करता है? तो मौद्रिक नीति जो है इसका संचालन आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई। क्या है ये? तो मुद्रा से रिलेटेड, जो भी मुद्रा से रिलेटेड ब्याज वगैरह है, इनके दरों को, ठीक है, तय करने वाला, बनाने वाला मौद्रिक नीति कहलाएगा। यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और उसके ब्याज के दर को जो भी प्रभावित कर रही है, वैसे नियम नीति बनाने वाले को ही बनाने को ही बोलते हैं मौद्रिक नीति। और ये बनाता कौन है? आरबीआई बनाती है। ठीक है, चलो। बैंक दर क्या होता है? बैंक दर होता है कि जितने भी आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंकों, वाणिज्य बैंकों को क्या करती है? 14 दिन से अधिक के लिए जो भी
ऋण यानी कि लोन देती है उसे, ठीक है, जिस दर पर देगी उसे बैंक दर कहेंगे, ठीक है। और अगर आरबीआई 2 से 14 दिन के लिए अगर दे रही है तो उसे रेपो रेट कहेंगे, ठीक है। और अगर आरबीआई सिर्फ 1 दिन के लिए दे रही है तो उसे एमएसएफ कहेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सिर्फ 1 दिन के लिए फैसिलिटी, सिर्फ क्या है, 1 दिन के लिए, ठीक है। चलो समझ आ गया। तो बैंक दर किसे कहेंगे बॉस? जब आरबीआई 14 दिन से ज़्यादा के लिए देता है बैंकों को लोन, उस रेट को, इसमें से सब। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? 14 दिन के लिए, जब 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए जब देती है ऋण, उसको रेपो रेट कहेंगे, ठीक है। और ये वर्तमान में 4% है ना, आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं। और ये एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये 1 दिन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तीनों को याद रखना है। इसमें से सबसे छोटा टाइम के लिए हो गया एमएसएफ, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो रिवर्स रेपो रेट, और सबसे बड़ा बैंक रेट, ठीक है, बढ़िया से याद रखना। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है ना। हाँ, कहाँ गया रेपो रेट? इसमें रेपो रेट क्लियर। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो होता क्या है, जब कॉमर्शियल बैंक, छोटे मोटे बैंक जो हो गया कॉमर्शियल बैंक, इनके पास जो धन है जब ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, ज़्यादा, तो ये सोचते हैं कि 2 पैसा कमाए हम भी, तो ये आरबीआई को भी उल्टा दे देती है, जमा करा दिया आरबीआई में, जमा करा दे रही है। तो आरबीआई अगर उनको पैसा जो है रेट देगी, कुछ इनकम कमाने के लिए देगी, तो वो रेट को बोला जाएगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो कम देगा, क्योंकि आरबीआई को ज़रूरत नहीं है लोन की, ठीक है, या फिर पैसा रखने की। लेकिन एक तरह से छोटे कॉमर्शियल बैंकों का एक तरह से क्या है, हेल्प है कि चलो दे दो भाई, रख देंगे, ऐसा सुनाया। तो ये क्या है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहेगा, किससे? रेपो रेट से। और इसके बाद देख लेते हैं नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं भाई। कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात होता क्या है कि जितने भी बैंक है कमर्शियल बैंक, वो जो है ना, वो अपना कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा कराना होता है, इसलिए क्योंकि अगर बैंक भाग गई तो जो भी पैसा जमा रहेगा कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, वो जनता के बीच बांटने में काम आ सकता है, इसीलिए तो पहले से कुछ पैसा जमा करा कर रख लेता है, ठीक है। कौन? आरबीआई, ठीक है। तो ये लिखा है कि बैंक अपना जो है ना 3-4% जो भी है अपने जमा करके रख लेता है। और वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विड रेशियो, SLR शॉर्टकट में बोला जाता है। ये क्या होता है? तो SLR क्या होता है कि हर बैंक अपने पास कैश रखना होता है, कैश यानी कि 18% कैश रखना होता है, क्योंकि अगर बैंक अपने पास नहीं रखेगी तो लोगों को पैसा देगी कैसे, है कि नहीं, इसलिए अपने पास रिजर्व रखना होता है, ठीक है, 18%, उसको बोला जाता है SLR। उसके बाद एक होता है PLR, क्या होता है? PLR क्या होता है? प्राइम लेंडिंग रेशियो। अब समझना, अगर आप लोन लेने जाएंगे ना तो आपको प्राइम लगा के लोन देगी भाई, हाँ। अगर आप लोन लेने जाओगे, अब साधारण आदमी हो, तो आपको प्राइम लगा करके क्या करेगी, लोन देगी, ठीक है। आप प्राइम लगा के लोन देगी मतलब लोन आपको महंगा मिलेगा। लेकिन अगर बैंक के चुनिंदा लोग जाएंगे ना, चुनिंदा लोग, छक्कू साई सब, तो चुनिंदा लोग को क्या करेगा, बेस रेट पर ही लोन दे देगा, बेस रेट पर दे देगा भाई, बेस रेट। भीम रवानी, शिवनाथ साव, ये सब जाएगा तो बेस रेट पर ही क्या करेगा, दे देगा लोन, ठीक है। चुनिंदा लोग ये सब, ठीक है। उसमें कोई प्राइम नहीं लगेगा। समझ आ गया कौन सा प्राइम रेट पर लोन है, ये भीम रेट, ये बेस रेट पर है।